अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेसिकली हम जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज हमारा जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट। बोहर ने कैसे प्रूव किया था कि एक एटम जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो देखते हैं आंसर इसका। बोहर मॉडिफाइड द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल which was consist on the basis of classical theory of radiation न्यूटोनियन मैकेनिक्स। बेसिकली बोहर ने जो है ना वो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर ना मॉडिफिकेशन की, उसको चेंज किया, उसके अंदर कुछ चेंजिंग की। बेसिकली जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो किसकी बेस पे था? क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। यानी कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो न्यूटन के लॉज पे जो है ना मुश्तमिल था। ठीक हो गया, लेकिन क्या था कि वो गलत था। बोहर यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट। बोहर ने क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया। क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना इसको हम आइंस्टाइन की जो है ना मैकेनिक्स, उसकी आइंस्टाइन की मैकेनिक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली आइंस्टाइन ने डिफरेंट लॉज पेश किए थे जो कि न्यूटन लॉज जो है ना, न्यूटन लॉज को वायलेट कर रहे थे। यानी कि न्यूटन लॉज के जो है ना वो अपोजिट थे। आइंस्टाइन ने ऐसे लॉज पेश किए जहाँ पे न्यूटन के लॉज जो है ना वो क्या कर जाते हैं, वायलेट कर जाते हैं। न्यूटन के लॉज वहाँ पे लग ही नहीं सकते। ठीक हो गया। एट वेरी माइक्रो लेवल, बहुत ही छोटे लेवल पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या एटम की बेस पे जो है ना ये बेसिकली आइंस्टाइन के लॉज जो है ना वो एप्लीकेबल होते हैं। ठीक हो गया, ये जनरली बता दिया मैंने आपको। तो बोहर यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट सच एज द क्वांटाइजेशन और फिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। बेसिकली बोहर ने क्या यूज किया था? बोहर ने क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्या है कि फिक्स एनर्जी है। ठीक है, क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन और फिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। He modified the Rutherford's atomic model by requiring that electrons move in orbit of fixed size and energy। बोहर ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हम मानते हैं कि वो न्यूक्लियस की गिर्द मूव कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या है कि ऐसे मूव नहीं कर रहे। वो क्या है कि एक फिक्स ऑर्बिट्स में, फिक्स्ड ऑर्बिट ऐसे हैं जिनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी है और ऑर्बिट्स का स्पेसिफिक साइज है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्बिट। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो साइज ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करती है। अगर ऑर्बिट का साइज छोटा होगा तो एनर्जी कम होगी, और अगर ऑर्बिट का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। The energy absorbed or released only when an electron move from one orbit to another orbit। ये चीज़ हम बेसिकली डिटेल में देख चुके हैं बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर्स में कि इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी रिलीज और इमिट करेगा, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा या मूव करेगा। तो बेसिकली इसने जो है ना बोहर ने क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके एटम को प्रूव किया था कि एटम वाकई एग्जिस्ट करता है। इन दिस वे बोहर proved that atom have specific shape and size and the moving electron cannot fall into the nucleus। ठीक है, रदरफोर्ड का तो ये डिफेक्ट था ना रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या कर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएंगे। लेकिन बोहर ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन की क्या है, एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स हैं। वो एनर्जी तभी इमिट और रिलीज करेंगे जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे। ठीक है ना, जब तक वो शेल्स के अंदर रहेंगे वो एनर्जी इमिट और रिलीज नहीं करेंगे। इस तरह वो मूव करते ही करते रहेंगे तो एटम की एक स्पेसिफिक शेप और एक स्पेसिफिक साइज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स व्हाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट और एटम। तो ये बेसिकली जो है ना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो ये आप जाके लेक्चर 44 देखें। अब लेक्चर 44 बहुत डिटेल में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो उसमें से आपने जस्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, उस लेक्चर में से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन के बाद आपके पास एक दूसरी हेडिंग होगी, 3 थिंग्स टू कीप इन माइंड। वहाँ पे 3-4 जो है ना वो पॉइंट्स लिखे होने हैं जो कि आप लोगों ने याद करने हैं। वो किसके लिए कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। वो छोटी छोटी सी 3 लाइनें हैं, यानी कि 3 रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे, वो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो वो इस जो है ना यानी कि हेडिंग से होगा, 3 थिंग्स टू कीप इन माइंड। वो जस्ट आपने 2-3 पॉइंट्स याद कर लेने हैं और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन याद कर लेनी है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम +1 मैग्नीशियम +2
and aluminium plus 3 ions. Do they have the same number of electrons in the outermost shell? क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो हमारे पास 3 डिफरेंट आयंस दिए गए हैं, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम +3, ये 3 डिफरेंट मेटल के आयन दिए गए हैं, मेटल के टाइन्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड करें आप, और ये बताएं कि इन मेटल के टाइन के जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो क्या है, उनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बताना है हमने। सो पहला जो है ना वो क्या है, सोडियम पॉजिटिव, इसको मैं लेने लगा हूँ, ठीक है। सोडियम पॉजिटिव 1 और फिर दूसरा मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 और फिर थर्ड पे एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3। तो एज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, जो हमारे पास प्योर सोडियम मेटल है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका मतलब ये है कि उसमें कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब क्या होगा कि सोडियम +1 होगा, सोडियम +1 का मतलब ये है कि उसमें प्रोटॉन तो 11 है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे, तो जाहिर सी बात है एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो ऊपर जो है ना ये +1 शो किया गया है, सोडियम +1। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है ना वो 10 हो जाएगा। फिर सॉरी, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 10 रह जाएंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने 11 है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम +1 विल बी, सोडियम +1 इज इक्वल टू, अब 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रही है, 1s2 2s2 और 2p6, ये कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब देखते हैं दूसरा मैग्नीशियम +2। मैग्नीशियम +2 का एटॉमिक नंबर कितना है, एज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। सो द इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम +2 विल बी 10। अब ये कैसे है, अब एटॉमिक नंबर इसका 12 है मैग्नीशियम का, ठीक है, प्योर एलिमेंट का, तो इसका मतलब ये है कि 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि जब मैग्नीशियम +2 का मतलब ये है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गए हैं, ठीक है, बाहर वाली शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल गए हैं, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम +2। इसका मतलब ये है कि 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन 2 प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, तो इस वजह से ऊपर +2 आ गया। सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Mg+2 विल बी, Mg+2 इक्वल टू 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन की लिखनी है हमने, 1s2 2s2 और 2p6। आगे थर्ड पे चलते हैं, एल्यूमिनियम +3 पे। एज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13, प्योर जो एल्यूमिनियम है जिसके ऊपर चार्ज 0 है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। इसका मतलब ये है कि उसमें 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन है। सो द इलेक्ट्रॉन्स इन Al+3 विल बी, तो इसका मतलब Al+3 का मतलब ये है कि इसमें से एल्यूमिनियम के बाहर वाली शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो प्रोटॉन कितने हैं, 13 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है Al+3 के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि 3 प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, तो ऊपर +3 शो कर दिया हमने। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Al+3 विल बी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, वही 10 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 और 2p6। अब आप देख रहे हैं कि तीनों की जो वैलेंस शेल है क्या है, कि सेम है, आउटर मोस्ट शेल क्या है, सेम है। इसमें 2s2 2p6 है, कौन सा शेल है, L शेल है, ये K है और ये L। सिमिलरली यहाँ पे K, ये K है और ये L है, और यहाँ पे भी ये K है और ये L है, तो इनकी सबके आउटर मोस्ट शेल क्या है, सेम है। तो इस वजह से जो है ना इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या है, सेम है। तो इनके इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम है। ये चीज मैंने यहाँ पे नीचे इधर लिख दी है। all the three metal ions, sodium +1, magnesium +2 and aluminium +3 have same electrons in their outermost shell। तो इसका आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन। ये जस्ट आपने जो है ना मैंने करवाया हुआ ये सारी यूजेस हैं, एप्लीकेशन और यूजेस जो है ना वो सेम होते हैं। तो आपने लेक्चर 48 को देखना है, उसको ओपन करके, तो वहाँ पे जो है ना मैंने यूजेस करवाए हैं रेडियोथेरेपी और मेडिसिन के अंदर, वहाँ पे 5 डिफरेंट फील्ड में जो है ना मैंने करवाए हैं यूजेस, लेकिन यहाँ पे 2 फील्ड का बोल रहे हैं, रेडियोथेरेपी और मेडिसिन का, तो आपने वहाँ पे जस्ट रेडियोथेरेपी और मेडिसिन का बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज एन आइसोटोप, डिस्क्राइब द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विद डायग्राम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आइसोटोप की डेफिनेशन लिखनी है। तो ये लेक्चर कौन सा है, ये लेक्चर 47 है। लेक्चर 47 को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा आइसोटोप पे लेक्चर मिल जाएगा। तो आइसोटोप की आप सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद जस्ट आपने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का बताना है।
हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और हमारे पास जो है ना वो ट्रीटियम है। ठीक है, इन तीनों की आपने शेप्स भी बनानी है और बताना भी है कि प्रोटियम कौन सा है और ड्यूटेरियम कौन सा है और प्रोटियम कौन सा है। तो ये जो है ना हाइड्रोजन के आइसोटोप्स वहाँ पे बने हुए हैं, वहाँ पे कार्बन के भी हैं, सल्फर के भी हैं, तो वो आप लोगों ने नहीं बनाने, जस्ट आपने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। ठीक है ना, ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसी के साथ हमारा जो है ना ये सेकंड चैप्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर में से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होना है। अगर थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ, सॉरी आपको जो है ना वो रिव्यू दे दूँ। रिव्यू क्या है कि पहले चैप्टर के अंदर हमने जस्ट कैलकुलेशंस पढ़ी हैं कि मोल क्या होता है, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी। उसके बाद हम आए हैं कि एटम होता क्या है बेसिकली। ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या है, इन तीनों की डिस्कवरी देखी। फिर उसके बाद एटम के मॉडल देखे कि एटम का पहला मॉडल, सबसे पहले लोगों ने क्या सोचा था कि एटम का मॉडल कैसा हो सकता है। फिर रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, फिर बोहर ने मॉडल दिया। ठीक है, बोहर के मॉडल जो है ना अभी हम उसको उसकी बेस पे ये सारी कैलकुलेशन की है। फिर शेल्स देखे, सब शेल देखे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने देखी। उसके बाद हमने आइसोटोप्स देखे कि एक एलिमेंट जो है ना वो 3-4 डिफरेंट जो है ना वो आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या होता है कि जस्ट न्यूट्रॉन नंबर चेंज होता है, बाकी उसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, जस्ट न्यूट्रॉन नंबर चेंज होकर वो डिफरेंट जो है ना उसके मैसेज होते हैं, यानी कि डिफरेंट मैसेज शो करता है। ये हमारे पास आइसोटोप्स हैं। फिर आइसोटोप्स के हमने यूजेस देखे और इस तरह हमारे चैप्टर एंड हो गए। ठीक है, अभी तक हमने इतना ही किया है। तो इस सेकंड चैप्टर से होप्स हो कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से लॉन्ग भी आते हैं और शॉर्ट भी आते हैं, तो इसको मस्ट कीजिएगा। तो इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।